हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है न्यूमेरिकल करते हुए कि कैसे सॉल्व करना है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन में और ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम में। तो मैंने थोड़ी कोशिश करी है कि आपकी इस प्रॉब्लम को थोड़ा मैं ईजी कर पाऊँ। तो चलिए करते हैं टॉपिक। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इसमें रो और कॉलम क्या होता है, बराबर नहीं होता, जैसे कि असाइनमेंट में हमारे पास होता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 रो, जैसे मर्जी इसमें हो सकता है। सेकेंडली, इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के, तो आपकी मैट्रिक्स में के बाहर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी। असाइनमेंट के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। असाइनमेंट में सिर्फ आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन होती है। अगर किसी क्वेश्चन के बाहर कुछ वैल्यूज़ लिखी हो तो वो समझ जाइए वो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। अब इन बाहर की वैल्यूज़ में क्या है, एक तरफ आपके पास होता है डिमांड और एक तरफ आपके पास होती है सप्लाई। ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं। डिमांड को हम रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह सप्लाई को हम अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं, और कई जगह सप्लाई में भी बुक्स में कैपेसिटी भी लिखा है। तो ये आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ये दो दो अलग नाम हो सकते हैं। लेकिन क्या है, एक बेसिकली आपकी डिमांड को रेफ़र करेगा, एक आपको सप्लाई को रेफ़र करेगा। सेकेंडली, डिमांड सप्लाई तो दिया होगा, लेकिन इसके बाहर कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो इन वैल्यूज़ के बाहर जो इसका टोटल है ना, वो सेम होना चाहिए इस क्वेश्चन में, वो इम्पॉर्टेंट है। रो कॉलम का इम्पॉर्टेंट होना या इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे 5-6 तरह के बुक्स में अलग अलग मेथड्स दिए हैं। एग्जाम में वो क्लियरली मेंशन होगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। अगर वो क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आपको कौन सा मेथड करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको करना है, एक ही मेथड है रो मिनिमम मेथड। सेकेंड आपके पास है कॉलम मिनिमम मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है वैम। वैम की फुल फॉर्म है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये जो 4 मेथड्स है ना, इनके तो बकायदा एग्जाम में नाम लिखा हुआ आता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। अगर कुछ नाम नहीं है तो आपने अपना क्वेश्चन वैम मेथड से सॉल्व करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैम मेथड क्या है वो अब मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगी। आज मैं आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बारे में बताऊंगी। इसको बेसिकली हम NWC कॉर्नर भी बोलते हैं, दिस वन। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, और सिंपल भी है और इजी है। जैसा इनका नाम है वैसे ही इनकी आगे वर्किंग है। देखिए, क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, अभी आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी इसका आंसर आएगा, आंसर के लिए भी आपको एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक और एक मेथड ये है कि जो भी आप इसका आंसर निकालते हैं रो कॉलम की कॉम्बिनेशन से, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में दीजिएगा m+n दिया है -1, यानी कि जितनी रो और कॉलम है उनमें को प्लस करने के बाद हमेशा एक का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए, रो आपके पास कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। यानी कि इस तरह की मैट्रिक्स आए तो आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, पहली चीज़। फिर इनका आप टोटल कीजिए 7 -1, यानी कि इसमें जो हमारे पास एलोकेशन आएंगी या जो आंसर की वैल्यूज़ आएंगी ना, वो हमारे पास 6 आनी चाहिए, हमेशा एक कम। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWC भी बोलते हैं इसको। इस तरह का आपके पास मैट्रिक्स में क्वेश्चन गिवन होगा ABC करके। इस साइड की जो रिक्वायरमेंट है ना, बेसिकली रिक्वायरमेंट शो कर रही है आपकी डिमांड को, और इधर देखिए क्या है सप्लाई। बाकी बीच में सेम वही कंपोनेंट ABCD नाम आ सकता है, 1 2 3 नाम आ सकता है, कोई भी नाम आ सकता है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, मैंने क्या कहा आपको, डिमांड और सप्लाई का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये सेम नहीं है तो क्वेश्चन आप शुरू नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है, इसको बैलेंस करने के लिए आपने देखा था एक तरफ 71 है एक तरफ 76, तो बड़ी डिजिट क्या है 76। जो वैल्यू बड़ी है हमने छोटे को बड़े की तरफ लेके जाना है। 71 और 76 में कितने का डिफरेंस था
5 का। आपने जब मैट्रिक्स देखी तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि उसमें रो कॉलम कहाँ पे कम है, जहाँ पर भी आपके पास कमी आ रही है वहाँ पे आपने 5 पुट करना है। रो कम है तो रो, कॉलम कम है तो कॉलम। अब यहाँ तो हमने डिमांड पूरी कर दी 5 पुट करके, लेकिन बाद में जो ये बीच में एलिमेंट्स हैं इनमें हम क्या पुट करेंगे, वी विल पुट 0 0 एंड 0। हमेशा ऐसे ही आपने क्वेश्चन बैलेंस करना है। ये रो में भी हो सकता है और कॉलम में भी हो सकता है। ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप। जब आप ये फर्स्ट स्टेप कर लेंगे उसके बाद आपके पास आएगा आपका सेकेंड स्टेप। यहाँ से हम क्वेश्चन को अपना करना स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन का मेथड का नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का पहला डिजिट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहलाता है। इसको हमने एलोकेशन देनी है। एलोकेशन में ट्रांसपोर्टेशन में 3 जगह फ़र्क डलता है। वो 3 जगह फ़र्क क्या होता है, एक जगह डिमांड पर, एक जगह आपकी सप्लाई पर और एक जगह इस मैट्रिक्स पर। 3 जगह इसका फ़र्क डलेगा। अब देखिए डिमांड कितनी है 18, सप्लाई कितनी है 14, यानी कि आपको कोई भी टॉफ़ीज़ चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आपको चाहिए थी 18, लेकिन दुकानदार के पास तो है 14। तो दुकानदार क्या करेगा और आप क्या करोगे, आप यही कहोगे ना कि 14 मुझे दे दो, 4 मैं किसी और शॉप से ले लूँगा। तो आपके पास 4 की क्या है, शॉर्टेज हो गई, आप किसी और से लोगे और दुकानदार से आप 14 चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ ले लोगे। तो जाहिर सी बात है आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 14। ये देखिए एलोकेशन के लिए जाना आपको यही है, इसी बॉक्स पे ही जाना है। ये हो गया 14, ये हो गया 0 और ये बच गया हमारे पास 4। 3 जगह हमें फ़र्क पड़ेगा। इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है वो आपने ब्रैकेट में लिखनी है। सेकेंडली जो सप्लाई या डिमांड कुछ भी एक चीज़ उसमें आपकी 0 हो जाएगी, जो भी वैल्यू छोटी है। या तो उसको आप लॉजिक से ध्यान रखिए, लॉजिक भी ध्यान नहीं लगाना तो बिना सोचे समझे आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, एक साइड 18 है, एक साइड 14 है, सबसे छोटा डिजिट क्या है 14, तो वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0। 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ये देखिए, तो इस तरह से आपने इसको एलोकेशन देनी है, यानी कि 3 जगह इसका फ़र्क डलेगा। जो चीज़ 0 आ जाती है, कोई भी रो या कॉलम, वो हमारे किसी काम की ट्रांसपोर्टेशन में नहीं रहती। उसको हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी को ख़त्म कर देते हैं, कट कर देते हैं। हम जो मैट्रिक्स अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे इसके बाद से करेंगे। अब हमें फर्स्ट F1 का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये सेकेंड स्टेप भी हो जाएगा, अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप में। अब आप देखेंगे मैट्रिक्स आपकी हो गई है छोटी। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप यहाँ काम करेंगे ना तो F2 F3 जो वैल्यू कटी है उसका नाम उड़ाना है, और जब आप न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे नाम चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, दोबारा से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का क्या होता है, सबसे पहला डिजिट 7। अब 7 की ही डिमांड चेक करेंगे, कितनी है 4, 7 की ही सप्लाई कितनी है 26। अगर बिना सोचे समझे देखें तो मुझे ये बताइए कि सबसे छोटा डिजिट क्या है 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ कितना रह जाएगा आपका 22। अब जो चीज़ आपकी 0 हो गई है, 3 जगह देखिए इफेक्ट आ रहा है ना, 0 भी आना चाहिए, ये भी एक रूल है, 0 आना ही चाहिए, डिमांड या सप्लाई दोनों में से एक तरफ। 0 22। अब क्या है, अब हमारी ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी कट। आप का ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, मैट्रिक्स छोटी 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 होती चली जाती है। जब आपने थर्ड स्टेप किया, अब आपका बचा फोर्थ स्टेप। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा है, क्यों, ए तो हमारा कट गया है। अब देखिए, अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है, मैट्रिक्स का पहला कंपोनेंट 17। अब इसकी डिमांड देखिए कितनी है 28, सप्लाई कितनी है 22। 3 जगह इफेक्ट आना है, सबसे छोटा डिजिट क्या है 22, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 22। 22 कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 6। ये देखिए, और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना साथ साथ इसका टोटल भी चेक करिए। हर बार मैट्रिक्स बनेगी, हर बार इसका टोटल चेक करेंगे और क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको थोड़ा एलोकेशन देना क्लियर हो गया हो।
अब आपका क्या है, देखिए इसमें क्या है, F2 बिल्कुल ही क्या है, 0 हो चुकी है, तो हम F2 को कट कर देंगे। जब आपका ये 4th स्टेप भी हो जाएगा, अब देखिए 5th स्टेप में क्या है आपके पास, सिर्फ अब आपके पास क्या बची है, एक F3 ही बची है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको 6th 7th 8th स्टेप तक भी लेके जा सकते हैं। कैसे, अब देखिए इस पूरी मैट्रिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है, 23 ये है। तो इसकी डिमांड कितनी है, 6, सप्लाई कितनी है, 36। अब सबसे पहले तो आप टोटल चेक करिए, 36, 25 + 5 30, 30 + 6 36। अब आपने क्या करना है, यानी कि हमारा टोटल बिल्कुल सही है। अब 23 को आप एलोकेशन कितनी दोगे इसमें, देखिए सबसे डिमांड छोटा डिजिट क्या है, 6, ये हो गया आपका 0 और ये बचा आपका 30। आप इसको एक अलग से मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं, मैं आपको इसी मैट्रिक्स में भी करके बता रही हूँ। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे कितना बचेगा, 30, 25 + 5 30। अगेन जब छोटी सी आपकी ये मैट्रिक्स बच जाएगी 21 और 0 वाली, फिर आप क्या करेंगे, इसको एलोकेशन दोगे फर्स्ट वाली को, तो ये हो गया आपकी 0 और यहाँ कितना बचेगा, 5 और लास्ट में आपके पास यहाँ पे आएगा 5। एक तरफ डिमांड भी कटेगी और एक तरफ से सप्लाई भी कटेगी। इसे चाहे तो आप आगे 1 बाय 1 स्टेप करके भी दिखा सकते हैं, चाहे तो लास्ट में आप इसको एक ही मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। जब आप ये सारा कुछ ख़त्म कर लोगे, पूरा आपने फिनिश कर दिया, अब देखिए आपको इसका आंसर कैसे पुट करना है। सेम वही क्वेश्चन है आपके पास, जो जो आपने एलोकेशन दिया है उसको आपने ब्रैकेट में या फिर सर्कल में आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास रो कितनी थी, 3, कॉलम कितने थे इंक्लूडिंग डमी, इसको भी आपने ऐड करना है, तो ये होती हमारे पास 7। एलोकेशन कितनी आनी चाहिए थी, m + n - 1। अब देखिए एलोकेशन कितनी आई है, 6, यानी कि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है। सेकेंडली ये आंसर तब तक अनकम्प्लीट है जब तक आप इसका आंसर ना निकालें। आपको इसका आंसर निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर्ड यूज़ करना पड़ता है, हमेशा कॉस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। कॉस्ट निकालने के लिए ये जो 2 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो आपने निकाले हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और आपस में प्लस करते चलिए। ये देखिए आप लास्ट में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 14 × 11 + 4 × 7 + 22 × 17 + 6 × 23 + 25 × 21 + 0 × 5, क्योंकि जो डम्मी है आपने उसको भी लेना है। ये चीज़ इसमें आप ध्यान रखिए, ट्रांसपोर्टेशन में हम डम्मी को इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर कॉस्ट पूछी है तो प्राइस होगा उसका, रुपी होगी, कुछ अमाउंट होगी, तो वो आपने RE, जब तक आप रुपीज़ नहीं डालेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।